स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा में आने वाली चुनौतियों की, क्योंकि सरकार ने अब स्कूल को फुल फ्लैश यानी 100% क्षमता के साथ खोलने का घोषणा कर दी है। तो अब जब स्कूल खुल रहे हैं पूरी क्षमता के साथ, तो आएंगी चुनौतियाँ पालकों को कि बच्चे उनके कैसे सीखेंगे, कैसे जाएंगे, क्या उनमें अपने को नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। चुनौतियाँ आएंगी स्कूल को बच्चे को वापस वैसी ही शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए, और चुनौतियाँ आएंगी सबसे बड़ी उन बच्चों को जिनका लर्निंग गैप एक बहुत बड़ा हो गया है इस 2 साल के कोरोना काल में। तो आज हम बात करेंगे उन चुनौतियों पर कि कैसे इन चुनौतियों से पार करते हैं। तो आज का सीधा सवाल एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और स्कूल चूँकि वापस अपनी स्थिति में आ गए हैं, स्कूल प्रॉपर खुलने के लिए तैयार हो गए हैं, सरकार ने भी पूरी इजाज़त फुल फ्लैश स्कूल खोलने की दे दी। तो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि हम सीधा सवाल में सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अब क्या चुनौतियाँ स्कूलों को आने वाली हैं, क्या शिक्षा में चुनौतियाँ आएंगी जो अब लग रहा है कि फेस करनी होगी। बिल्कुल सही कहा सर आशीष जी आपने। स्कूल खुल रहा है, ये अपने आप में बहुत हर्ष का विषय है। और जब बच्चे इतने लंबे गैप के बाद पूर्ण क्षमताओं के साथ क्लासरूम में प्रेजेंट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो फेस करने ही हैं। और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये जो बच्चे आ रहे हैं, अब ये जिस पिछले 2 वर्षों में जिस परिवेश से आ रहे हैं, पहले हम उस परिवेश पे नज़र डालते हैं कि उस परिवेश में बच्चे को इस तरह का माहौल मिला, कैटेगराइज हुए हैं बच्चे। कुछ पालक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हर तरीके से हर फैसिलिटी प्रोवाइड करी है और बच्चों को हर तरीके की सुविधाएं दी हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे उनको पढ़ाने के लिए ट्यूटर्स हों, होम ट्यूटर्स भी दिए हैं उन्हें, स्कूल का ऑनलाइन एजुकेशन भी कंप्लीट लिया है, और उन्होंने पूरी कोशिश करी कदम से कदम मिला कर चलने की ऑनलाइन शिक्षा से। कुछ पालक ऐसे थे जो कुछ हद तक प्रयास कर पाए, पूरा प्रयास नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि वो हर तरह से अपने बच्चों को दे, लेकिन वो किसी न किसी कारण से नहीं दे पाए, चाहे वो इंटरनेट की समस्या थी या उनके पास संसाधनों का अभाव था, कई परेशानियां रही। तो कैटेगराइज बच्चे वहीं हो गए। अब इन कैटेगरीज के साथ में जब बच्चे स्कूल आए हैं, तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा तरीके से उस टाइम का यूटिलाइज किया है, ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़ा गैप है, लर्निंग ही नहीं हुआ कुछ उनका जी। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत सीख के आए हैं। अब विभिन्न क्षमताओं के साथ एक क्लासरूम में जब इतने बच्चे होते हैं, तो उन्हें उस सिलेबस को प्रिपेयर कराना अपने आप में टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्कूल मैनेजमेंट को ये करना होगा कि उसको पेरेंट्स का मनोबल, टीचर्स का मनोबल और सभी, मतलब एंटायर जो टीम है, सभी के मनोबल को साथ लेके चलना पड़ेगा, इनके मनोबल को बहुत बढ़ाना पड़ेगा और सभी को संतुष्ट कर सके, उसके लिए उसको प्रयास करना होगा कि शिक्षा को फिर से आपने जैसा कहा कि उस परिस्थिति में लाएं और हम फिर माइनस से प्लस पे आके प्लस 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 पे जा सके। ऐसा है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं जी। शायद मन में डर है कि बच्चे को कोरोना ना हो जाए, या उनको अभी लग रहा है, ठीक है, चिंता वाजिब है, लेकिन ये चिंता एक और भी कंसर्न चूँकि उनके लिए भी होना चाहिए, और कि बच्चे की एजुकेशन हम कैसे वहाँ ले जाएंगे। क्योंकि मैं अगर बात करूँ कि क्लास 2 का बच्चा आज क्लास 4 में आ गया है, तो उस स्थिति में हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा गैप हो गया है। इतने बड़े गैप को फिल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है सर। देखिए कैसा है ना, जब लॉकडाउन हुआ था तब सभी की मानसिकता ये थी कि ठीक है कुछ समय के लिए बंद है, थोड़े दिन बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा भी एक मानसिकता रही कि ठीक है थोड़ा समय है, निकल जाएगा, इतने समय से तो पढ़ ही रहे बच्चे, कुछ और सीख लेंगे घर में, घर की कुछ बातें सीख लेंगे, धार्मिक बातें सीख लेंगे, और बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन ये गैप बढ़ता गया और तकरीबन 1.5-2 साल का गैप हो गया, जो हमें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इस गैप को पाटना पड़ा जी। अब हम अगर बात करते हैं कि बच्चे के साथ 2nd के बच्चे को हम 4th में अगर ले आके बैठा रहे हैं और हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो 4th क्लास को पढ़ें, तो सर देखिए अगर हमें 8वीं सीढ़ी पे जाना है, पहली दूसरी सीढ़ी तो क्रॉस करनी ही पड़ती है जी।
तो सिमिलरली अगर सेकंड से बच्चा फोर्थ में जा रहा है तो फोर्थ क्लास में जो वो पढ़ना चाहता है तो उसे थर्ड का जो सिलेबस है उसको हम क्रॉस तो कर ही नहीं सकते, उसको हमें लेकर ही चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर थर्ड में फ्रैक्शन सीखना है और फोर्थ में बॉड मास सीखना है तो थर्ड में फ्रैक्शन को बिना फ्रैक्शन बताए बॉड मास को नहीं सिखाया जा सकता पूरी तरीके से। तो हमें ये ब्रिज बनाना पड़ेगा और एक बहुत सूझबूझ के साथ एक जो कड़ी होती है उसको जोड़ने की, उसको जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये शिक्षकों का धैर्य भी होगा, पालकों का धैर्य भी होगा और छात्र का भी धैर्य होगा और मैनेजमेंट को ये देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि उसकी जो टीचर्स की टीम है वो इन लर्निंग गैप्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। नहीं, लेकिन जितनी आसानी से आप इस बात को बोल रही हैं करने में उतना आसान नहीं है, क्योंकि क्लास सेकेंड का बच्चा फोर्थ में आया है तो उसका फोर्थ का सिलेबस है और एक थर्ड का सिलेबस है, ये दोनों को कवर करना है, तो इतना आसान तो नहीं है। एग्जैक्टली देखिए कैसा होता है ना सर, अगर हम बात करेंगे तो हमें उसमें हमने क्यों कहा कि सबको मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक के पार्ट पे अगर करने को आएगा तो असंभव है जी। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो ये हम उसको एक बहुत अच्छे तरीके से ले जा पाएंगे। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट की आज की मतलब जो वर्तमान स्थिति है उसकी, उस स्थिति को पेरेंट्स को समझना होगा, टीचर को समझना होगा और बिना बच्चे को ये बताए कि बेटा तुम इतने पीछे हो, उसको ये बताना होगा कि बेटा अब अपने को इतना करना है तो अपने को थोड़ा थोड़ा सा प्लस करना पड़ेगा जितना अपन करते हैं, तो शायद अपन इसको इस तरीके से इस पीरियड में कर पाएंगे। अब वो पीरियड किसी बच्चे के लिए साल भर का रहेगा, किसी बच्चे के लिए 1.5 साल का भी हो सकता है कि कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो आई गेस कि 1 साल में बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, बट कुछ बच्चों के लिए वो 2 साल का पीरियड हो सकता है उस नुकसान को जो पिछले 2 वर्ष में हुआ है उसे पूरा करने के लिए। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ, छोटे बच्चे जो है जब उनको क्लास में बैठाना ही एक बड़ा चैलेंज होता है था जी। और होता है अभी भी जी। तो जब उन बच्चों की बात करें तो वहाँ कैसा होगा, क्योंकि वो बच्चे अब एक क्लास के बाद एक गैप हुआ करता था ऑनलाइन में जी। अब जब वो ऑफलाइन मोड में आएंगे स्कूल तो वापस एक गैप इतना मिलने वाला नहीं उनको, सर अभी तो उतनी देर तक बैठाना एक चैलेंज है। हाँ सर, ये तो हम रनिंग क्लासेस में फील करते हैं ना, लाइक मैं खुद भी 10th क्लास को पढ़ाती हूँ। अब बच्चे जब आफ्टर लॉकडाउन इमीडिएट क्लास में आए हैं, अब उनको 3 आवर्स का स्कूल दिया गया पहले, तो 3 आवर्स के स्कूल में अब उनको, क्योंकि वो घर में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे तो उनको पोस्चर्स के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। आपने बचपन से उसको ट्रेन किया था 6 घंटे टेबल चेयर के ऊपर बैठने के लिए। घर में आपका ऑनलाइन क्लास आप कैसे ले रहे, कोई बच्चा टिका लगा के बैठा है, कोई पालथी मार के बैठा है। अब वो उस एनवायरनमेंट से क्लासरूम में आता है, उसको लगता है कि 3 घंटे मुझे टेबल चेयर पे बैठना है, तो वहाँ उसके जो बैठने के पोस्चर्स होते हैं ना वो वैसे नहीं थे जैसे वो 2 साल पहले बैठता था। तो वहाँ हमें समझना होता है कि अब हमें ये लिबर्टी कुछ समय के लिए बच्चों को दे के धीरे धीरे उसको स्टेज पे लाना पड़ेगा। तो ये मानसिकता अगर हमने पहले से समझ के रखी और नहीं भी समझ के रखी है तो हमें ऑब्जर्व करते हुए ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये चेंजेस के साथ बच्चा आ रहा है और उसे अब बैठाना। सबसे पहले आपने जो बात बोली ये बिल्कुल सीधी बात है कि शुरुआत ही ये है कि बच्चा फिर से कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक जगह बैठे जी। ये सबसे बड़ी शुरुआत होगी। और अगर उसने ये करना स्टार्ट करा तो डेफिनेटली वो जो टीचर उसको डिलीवर करना चाहता है वो चीज़ें वो एक्सेप्ट करने की कंडीशन में आ पाएगा। अच्छा, इस स्थिति में चूँकि आप स्कूल भले पूरी क्षमता के साथ अभी खुल रहे हैं लेकिन स्कूल पहले से खुल गए हैं जी, तो कई चैलेंजेस आपको दिख रहे होंगे जो पेरेंट्स के साइड से भी आ रहा होगा और मुझे लगता है कि उनके कुछ सवाल भी होंगे, उनके कुछ शिकायतें भी होंगी जी, कि शायद बच्चा उनका उतने अच्छे से कर नहीं पा रहा है जी, या अब वो कैसे होगा जी। तो ऐसे ऐसे कौन से सवाल अब आपको फेस आए और आपने कैसे इसको सामना किया फिर? सर देखिए, अब कई हद तक जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कई तरह की शिकायतें, और या कई तरह की शिकायत भी नहीं कहना चाहिए, अपेक्षाएं कह सकते हैं अपन बहुत अच्छे शब्दों में। अपेक्षाएं होती हैं, वो अपेक्षाएं उनकी बच्चों से होती हैं और उस अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम स्कूल अपन समझ के चलते हैं। तो इन अपेक्षाओं के नाते जब पालक स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी डिमांड अब ये तो रहेगी कि बच्चा अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे। जो चीज़ें वो नहीं करा पाए हैं वो सारी चीज़ें अब स्कूल उन्हें करके दे जी। और ये सारी अपेक्षाएं जो हैं, ये सारी अपेक्षाएं अगर कम्युनिकेट होती हैं टाइम टू टाइम टीचर्स के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ, और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो डेफिनेटली हम उसको एक एक पायदान करके
हम उन तक पहुंच पाएंगे। जी। लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन कहीं भी गैप आता है पेरेंट्स के साथ में, या पेरेंट्स आकर अपनी अपेक्षाओं को या अपने समस्याओं को या अपनी जो भी उनकी डिमांड्स है उसको कन्वे नहीं कर पाते हैं और अपने ही मन में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस गैप का सामना, इस कम्युनिकेशन गैप का सामना बच्चे को करना पड़ेगा। तो यानी अब मुझे लग रहा है कि फिर काउंसलिंग करने की बड़ी ज़रूरत होगी पेरेंट्स के साथ बैठकर, जी हाँ। ताकि उस जो नीड गैप एनालिसिस की बात करते हैं कि हम उसको समझ पाएँ कि कितना गैप आया हुआ है और उसको हम कन्विंस कर पाएँ पेरेंट्स को कि हाँ थोड़ी सी मेहनत आपकी भी लगेगी, कि सपोर्ट लगेगी, सर, ऐसा लगेगा। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जैसे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होगा जी। क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्चे को नहीं भी पढ़ाए तो स्कूल से जो एक्टिविटीज़ अब चल रही हैं वो क्यों चल रही है, या अगर बाकी किसी बच्चे के साथ कुछ अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हमारे बच्चे के साथ कुछ अलग हो रही है, तो उसका डायरेक्ट कंपैरिजन न करते हुए उन्हें ये समझना होगा कि अगर इस बच्चे को ये मतलब कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे को कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो देयर शुड बी सम रीज़न, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा जिसके लिए ये व्यवस्था स्कूल ने करी है। जी। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड, और इसके लिए उनकी काउंसलिंग नीडेड है। बच्चों की काउंसलिंग भी नीडेड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उन्हें बच्चों को अब जैसा बच्चा है जिसने मान लीजिए जो 2 सेकेंड का बच्चा जो हमने उसको 2 से 10 तक टेबल सिखाया, मान लीजिए वो भी भूल गया है, और कुछ बच्चा है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी थॉरो कर रहा है, टेबल्स भी थॉरो कर रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि जो बच्चा टेबल्स भूल गया है उसे हम डायरेक्ट फिर अगली स्टेज पे नहीं ले जा सकते, तो कुछ दिनों तक उसे वेट करना है। दैट डजंट मीन कि बेटा आप पीछे हो गए। अच्छा, इसमें अब चूँकि आप मैनेजमेंट एज ए प्रिंसिपल आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट में होने के नाते अब आपको एक चैलेंज तो एक इधर भी आ रहा होगा कि स्कूल में हम पेरेंट्स के जो बच्चे हैं हम उनको वापस किस तरीके से ला सकते हैं। जी। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं जो बच्चे अभी क्लास में नहीं आ रहे हैं। जी। उनके लिए फिर क्या करना होगा, अभी भी अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें? हाँ सर, एक्चुअली कैसा है ना, एक मैसेज तो थोड़ा सा बच्चों के साथ जो गया, जो नेगेटिव गया, वो ये रहा कि जब लॉकडाउन के बाद चीज़ें खुलने लगी, कुछ स्टेप बाय स्टेप खुला कि पहले इस क्षमताओं के साथ इतनी चीज़ें खुलेंगी, फिर उस क्षमता के साथ आगे की चीज़ें खुलेंगी, उसमें स्कूल बहुत बाद में आ पाया। जी। ठीक है, सबकी अपनी लिमिट थी, प्रशासन की अपनी लिमिट थी, लेकिन बच्चों ने कहीं ना कहीं उस मैसेज को कहीं इस रूप में भी लिया कि स्कूल मतलब सब दूर जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। जी। और एग्ज़ाम भी हो रही है तो घर पे हो गई है, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, क्लास में प्रमोट भी हो गए हैं। जी। तो ये जो मेंटेलिटी बच्चे की आई है, इस मेंटेलिटी से तो फाइट करना रहा। और अब पेरेंट्स को भी ये चीज़ जो अभी भी बच्चों को भेजने में इच्छुक नहीं है, उन्हें ये समझना रहेगा कि अब जो बच्चा घर में बैठा है वो क्या समझ रहा है इस एजुकेशन सिस्टम को, अगर वो किस उद्देश्य से उसको घर पे लेके, अगर उन्हें स्वास्थ्य की चिंता है तो बच्चा उस स्वास्थ्य के मापदंडों को क्या सब दूर वो दूसरी जगह भी वहां जाता है पालकों के साथ तो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप स्कूल तो डर के मारे नहीं भेज रहे, लेकिन बच्चों को हर जगह ले जा रहे, फंक्शंस में ले जा रहे, विदाउट मास्क ले जा रहे, then parents will be failed in communicate this message to the child that they are conscious for the health of the child। Right. आप बच्चे की हेल्थ के लिए चिंतित हैं, तो Right. आपको वो मैसेज अपनी बाकी सब जगह ले जाते समय भी देना रहेगा। जी। तब तो आपका घर पे बैठाना सार्थक है, अदरवाइज ये सार्थक नहीं है। तो शायद पालकों की काउंसलिंग हो तो उससे ऐसे वो बच्चों को समझ वापस पाएंगे। हम ला सकते हैं हाँ जी, सिस्टम में। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने बात की कि जब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स के लिए तो शायद ठीक है, स्कूल आना बड़ा आसान है कि स्कूल में गए और उनने फीस जो गैप है वो भर दिया और अब बच्चा वापस अपनी स्थिति में आ रहा है। जी। लेकिन अभी भी शायद वो बच्चे की मैं बात करूं तो बच्चे की मेंटालिटी बहुत अलग लेवल पे पहुंच गई है, तो जो उसका माइंडसेट है उस माइंडसेट को हम कैसे टोन करेंगे उसी लेवल पे, क्योंकि बच्चा एक सेट टोन पे बैठा था कि यार घर पे हम पढ़ रहे हैं, घर पे हमें सारी एजुकेशन मिल रही है, घर पे ही हमको सारे असाइनमेंट्स आ गए और हम घर पे ही बैठ के सारी चीज़ों को दे रहे हैं। लेकिन अब जब यहाँ रियल असेसमेंट होगा, क्योंकि 2 साल मैं बात करूँ कि एक हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट में वो असेसमेंट हो रहा था उसका, लेकिन अब रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में उसका असेसमेंट होने वाला है, उसको जजमेंट होगा, तो अब बच्चे के लिए चैलेंज होगा। अब सर बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि रियल असेसमेंट होने हैं बच्चों के, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ एडवांटेज तो मिला पिछले 1-1.5 साल में जी असेसमेंट के टाइम पे। हाँ। अब बच्चे का जब रियल असेसमेंट होना है तो सर एक चीज़ की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि अब हमारे इंडियंस के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो बहुत जल्दी
अडॉप्टिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी अनुकूलन का सिद्धांत को पालन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब बच्चा स्कूल आता है ना, और जब वो देखता है अपने साथ वाले थोड़े बच्चों को भी अगर देखता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके अंदर शायद टीचर के बोलने पे नहीं, पेरेंट के बोलने पे नहीं, पर पीयर लर्निंग जो होती है ना साथ में बच्चों को देखते हुए करने की, उससे ज़रूर उत्साहित होता है। उसे लगता है कि नहीं कर रहा है तो मैं भी कोशिश करूं। ये फ़र्क स्कूल में आने के बाद बच्चों में देखने में आता है कि वो कोशिश भी करते हैं। सेकेंडली, आपने क्लासरूम को कैसे प्लान किया है, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। अगर आपने क्लासरूम प्लानिंग इस समझ के साथ की है कि बच्चा ये चैलेंज के साथ आ रहा है, तो भी हम उस तरह का एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट कर पाते हैं ताकि उसके उस चीज़ पे स्ट्रक हो और वो वहाँ से हम उसके मन में ये इच्छा जागृत कर सके कि नहीं, अपने को ये चीज़ करनी है। क्योंकि यहाँ मैं ज़रूर सर एक चीज़ बोलूँगी कि ये एक मैसेज ज़रूर हम सभी को मिलके इस समय देना चाहिए था बच्चों को, क्योंकि हम उस देश में पैदा हुए हैं सर जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे राजा हुए हैं जिन्होंने देश, उनको अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा था, अपना राज्य छोड़ना पड़ा था, और फिर से नई सेना खड़े करने के लिए उन्होंने घास की रोटी भी खाई सर जी। खाना नहीं था तो, क्योंकि जीना था और एक उद्देश्य था कि फिर से अपने सिंहासन को, उस ताज को पाना है। तो अगर हमारे सभी ने, हमने मिलकर अगर बच्चे को ये चीज़ सिखाई कि बेटा कुछ नहीं है लेकिन शिक्षा फिर भी लेनी है, जिस माध्यम से मिली उस माध्यम से लेनी है, अगर हमें उसको ये सिखा सकते हैं और आज के परिवेश में भी ये सिखा सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो छूट गया उसके लिए हमें वो नहीं, लेकिन जो आज है उसके सहारे आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली हम बच्चों के अंदर जो, उनके अंदर जो स्वच्छंद प्रकृति आ गई है इस 1.5 साल के अंदर, खुद के निर्णय लेने की वो जो डेवलप हो गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्री रहे पूरे टाइम, तो हम उसे अपनी ही संस्कृति के माध्यम से या कुछ ऐसी चीज़ों के माध्यम से हम उसको टर्न अप कर सकते हैं, इस परसेंटेज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यानी कि आप अगर बात करें आने वाले समय में भी अगर ऐसी कोरोना जैसी चुनौती हमारे सामने अगर देखने को मिलती है, तो आप ये कह रही हैं कि हमको चैलेंज से भागना सिखाना नहीं बच्चों को। एग्जैक्टली, यही आप कहना चाहते हैं, पलायन नहीं सिखाना, कि हमको ये बताना है कि भाई हमने सब चीज़ों को कोशिश किया कि वापस वैसे ही चलती रहे। कोरोना समय में भी अभी हम देखें केवल शिक्षा ही थी जिससे हम थोड़ा सा भागें, और हमने बच्चों को बोला है कि थोड़ा भागो इससे जी। तो शायद अब ज़रूरत है हमको ये सिखाने की, नहीं, ये एक प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी को हमको अब लेके चलना है। सर इसको अपन प्रायोरिटी भी नहीं, ये ज़रूरत है जी। खाना शरीर की ज़रूरत है, शिक्षा ब्रेन की ज़रूरत है जी। तो अगर वही बात है कि अगर हमने एक हाथ को 10-15 दिनों के लिए बांध दिया, या फ्रैक्चर हो जाता है किसी व्यक्ति को, 21 दिन का प्लास्टर चढ़ाया, जब खोलते हैं तो उसके एक एक जॉइंट के ऊपर वर्क करना पड़ता है जी जी। हर इस जॉइंट को खोलना है तो आपको यहाँ की ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपके कंधे की एक्सरसाइज से रिस्ट का जॉइंट नहीं खुल सकता। तो अगर आपने बच्चे ने पढ़ाई ही छोड़ दी, बंद ही कर दिया है, तो उसके अलग अलग जो भी कॉग्निटिव डोमेन है उसके ऊपर वर्कआउट करना ही पड़ेगा, और उसी के बाद हम उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लेके आ पाएंगे। तो ये तो पालक और सभी को समझना ही पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि वही बात है कि ये जो ट्रायंगल है पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्टूडेंट का, इस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के चल सके और 60 डिग्री एंगल पे तीनों रहें, तो बहुत अच्छे से हमारा ये ट्रायंगल बैलेंस होके और बहुत अच्छे से। यानी इस चुनौती में अगर ये ट्रायंगल के हर कोण अपने जगह जहाँ हैं, वो अगर अपना पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे तो इस चुनौती से वापस निकल के आ जाएंगे। 100% लग रहा है। 100% आएगा। समय सबका अलग अलग रहेगा। आगे क्या होगा यदि मान लीजिए कि कोरोना की स्थिति कुछ ऐसी आती है या ऐसी कोई और आपदा आती है भविष्य में, तो इसको लेकर हम तैयार हैं क्या? हाँ सर, देखिए कुछ बातें, ये बात सच है कि मैं आशावादी हूँ, तो शायद मेरे स्टेटमेंट भी वैसे हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि समस्याएं वास्तव में रही, और ऐसा भी नहीं है कि समस्याएं सारी एकदम से ख़त्म हो गई हैं और उसका प्रतिशत या एकदम बहुत ज़्यादा न्यूनतम हो जाएगा। तो सर देखिए, प्रॉब्लम्स तब भी आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब एक बहुत अलग तरीके से हम लोग उस चीज़ को वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग मिलके, क्योंकि उस समय हम लोग पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे, पर आज सबके पास अनुभव है जी। उसके अनुभव जो 2 वर्षों के, जो विगत 2 वर्षों के अनुभव हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगे। लेकिन एक ही सुर में सबको बोलना चाहिए कि एजुकेशन तो होना ही चाहिए जी जी। लेकिन अब एजुकेशन, मान लीजिए नेट नहीं है तो उसका माध्यम क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी के पास ये चीज़ नहीं है तो उस बच्चे को कैसे दिया जाए। अगर मान लीजिए 50 बच्चे एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या 5 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं जी जी। क्या 10 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं? क्यों ना 5 और 10 बच्चों के ग्रुप के लिए
कोई छोटी व्यवस्था के तौर पे किया जाए। जी जी। कहीं समाज के ही कोई विशिष्ट प्रबुद्ध लोग आगे आए कि नहीं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाए, उसके बेहतर है कि हम ये कर, इसको हम इस तरीके से लेके चलें। मतलब व्यापक तौर पे हल खोजने चाहिए। समस्याओं पे चर्चा करने की जगह हल, समाधान पर हम बात करें। समाधान के ऊपर बात होनी चाहिए। तो आपका ये प्रश्न बहुत ज्वलंत प्रश्न है और आपने उठाया है, तो मुझे लगता है ये आज जो भी सुन रहे होंगे वो डेफिनेटली, जैसे आपने मुझे किया तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी अब ये चीज़ें चालू हो गई कि फिर से आएंगी तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, हम उन पालकों तक कैसे पहुंचेंगे जो बिल्कुल भी आज भी जो अभी तक नहीं आए, तो उन तक कैसे जाना है, और या भविष्य में जो अगर ऐसी स्थिति आती है और फिर ये परिस्थिति हो गई तो फिर उन तक कैसे जाएंगे। आपने एक प्रश्न दिया है तो एक चैलेंज और छोड़ा है सामने, तो डेफिनेटली उसके लिए व्यापक रूप से बहुत प्लानिंग के साथ तैयारी करने की ज़रूरत है और वो भविष्य में करनी ही होगी। जी जी। कहीं ना कहीं अगर ये शिक्षा व्यवस्था में, जैसा आपने पहले बताया था कि वो त्रिकोण अगर सही काम करेगा तो हम शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से पार पाएंगे। सर आप देखिए, त्रिकोण में एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर त्रिकोण के किसी भी एक कोण को हम खसका दें तो बाकी दोनों कोण एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। जी जी। तो वो एडजस्ट ही हो जाएगा, उसका टोटल हमेशा 180 आएगा। अगर इन तीनों एंगल ने सोच लिया कि हमें शिक्षा देनी ही है, अगर एक ने अपना एंगल खसकाया तो बाकी दो अपने आप एडजस्ट होंगे। जी जी। तो हमें ये सामंजस्य ही जो है ना, ये बैठा लेंगे तो उद्देश्य पूरा होगा सर। यानी उम्मीद करते हैं कि इन चुनौतियों के साथ शिक्षा वापस अपने उसी रूप में पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच मैडम, आपने आज टाइम दिया उसके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सीधा सवाल में आज हमने बात किया शिक्षा में आने वाली चुनौतियों के बारे में। चूँकि सभी स्कूल आज खुल गए हैं, सरकार ने पूरी परमिशन दे दी है और नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो अब हमारे सामने, पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने और स्कूल के सामने एक बड़ी चुनौती निकल के आ रही है। आज हमने बात की कि ये चुनौतियाँ क्या हैं। मुझे लगता है कि एक निर्णय ये निकल के आया कि ये ट्रायंगल जो है, यदि तीनों ट्रायंगल ने अपना काम अच्छे से कर लिया, बखूबी किया, तो मुझे लगता है कि शिक्षा को हम वैसे उसी रूप में पहुंचा पाएंगे। और एक और बड़ी बात जो मैम ने बोली कि यदि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर शिक्षा को केवल गति देते रहे, यानी शिक्षा चलती रहे, तो कहीं ना कहीं जिस मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं या शिक्षा का जो हम ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, जिस जगह हमारे बच्चों की एजुकेशन लेवल ले जाना चाहते हैं, वहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे। तो सीधा सवाल में हमने आज बात की इन चुनौतियों के बारे में। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे प्रश्न हैं जो हम पूछ नहीं पाए, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल में आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।